हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जो पेपर्स पढ़ चुके हैं उनको बीच बीच में आप रिवाइज़ करते रहें, और जो पेपर करंट में चल रहा है उसकी तैयारी आप डेली के डेली करते रहें। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में आपको 20 MCQ मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि अनुशासन समिति व्यावसायिक औचार के मामले में क्या आदेश पारित कर सकती है। तो आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी दंड दे सकती है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अब ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान दीजिएगा कि शिकायत खारिज कर सकती है, अधिवक्ता को चेतावनी दे सकती है और अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से निलंबित कर सकती है। ठीक है, ये व्यावसायिक औचार के मामले में आदेश पारित कर सकती है। ठीक है, अनुशासन समिति। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई भी दंड दे सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में, आपको मामला बताना है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने औचार के अर्थ की सराहनीय व्याख्या की है। तो आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राम सिंह के वाद में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में, वाद पूछा गया कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अवचार अन्य बातों के साथ अनुशासन भंग को इंगित करता है। तो किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो आपको याद रखना है नवरत्न मल चौरसिया बनाम MR मुरली के वाद में। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब नवरत्न मल चौरसिया बनाम MR मुरली के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अवचार अन्य बातों के साथ अनुशासन भंग को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि यदि, धारा पूछी गई यहाँ पर कि किस धारा के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक भ्रष्टता या नैतिक पतन अंतर्ग्रस्त है तो उसका नाम राजनामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं हो सकता। तो किस वाद में, सॉरी किस धारा में, धारा बतानी है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में वाद नहीं पूछा गया है। तो धारा 24 का में, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मुकदमे की फाइल या फिर दस्तावेज मुवक्किल को देने से इनकार करना व्यावसायिक औचार माना जाता है। यह निम्न में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है। तो आपको याद रखना है RD सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा के वाद में। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से कोई फीस के निमित्त प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया तो क्या उसे व्यावसायिक औचार का दोषी ठहराया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। ए ऑप्शन सही है। मतलब एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से कोई फीस के निमित्त प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया तो क्या उसे व्यावसायिक औचार का दोषी ठहराया जा सकता है? हाँ, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट्स की किस धारा, किस सेक्शन के अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद औचार से संबंधित मामले को निपटारे के लिए अपनी अनुशासन समिति को निर्दिष्ट कर सकती है? तो आपको याद रखना है धारा 36 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 36 के अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद औचार से संबंधित मामले को निपटारे के लिए अपनी अनुशासन समिति को निर्दिष्ट कर सकती है। धारा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में, वाद पूछा गया कि किस वाद में अधिवक्ता को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया एवं उसका नाम अधिवक्ता नामावली से हटा दिया गया? तो ये किस वाद में था? हिकमत अली खां बनाम ईश्वर प्रसाद वाद में। हिकमत अली खां बनाम ईश्वर प्रसाद वाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति, पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति का वाद इनमें से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है व्यावसायिक औचार से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, व्यावसायिक औचार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यावसायिक या अन्य औचार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वाद व्यावसायिक या अन्य औचार से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा वीसी रंग दुरैया का वाद। ठीक है, वीसी रंग दुरैया का वाद, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को पत्र लिखा कि वह मुकदमे का निर्णय अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने हेतु न्यायाधीश को, जज को रिश्वत के लिए धन भेजें। अधिवक्ता के इस कार्य को गंभीर व्यावसायिक औचार निम्नलिखित में से किस वाद में माना गया? तो आपको याद रखना है शंभू राम यादव बनाम हनुमान दास खत्री का वाद। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किसी राज्य विधिज्ञ परिषद के अनुशासनिक समिति के द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निम्न में से कहाँ अपील कर सकेगा? तो बताइए भैया, किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक समिति के द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निम्न में से कहाँ अपील कर सकेगा? तो आप बता सकते हैं ना, याद रखिएगा भारतीय विधिज्ञ परिषद में। समझ गए? सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक समिति द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति निम्न में से कहाँ अपील कर सकेगा? तो आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, उच्चतम न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कानपुर न्यायालय का एक अधिवक्ता
एक विधि महाविद्यालय में पूर्णकालिक विधि प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है, क्या वह ऐसा कर सकता है? तो आपको बताना है कि अंशकालिक रूप से विधि शिक्षण कर सकता है। अंशकालिक रूप से विधि शिक्षण कर सकता है। ध्यान से समझ रहे हो ना। कानपुर न्यायालय के एक अधिवक्ता है, एक विधि महाविद्यालय में पूर्णकालिक विधि प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है। ठीक है, मतलब वो क्लास करता है, पढ़ाता है। ठीक है, महाविद्यालय में। तो क्या वह ऐसा कर सकता है? तो अंशकालिक रूप से विधि शिक्षण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुशासन समिति की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो आपको याद रखना है। ठीक है, धारा 42 के अंतर्गत। धारा 42 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 42 के अंतर्गत अनुशासन समिति की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विधि के परिषद की अनुशासन समिति को सिविल न्यायालय में निहित कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो कौन सी शक्ति प्राप्त है भाई? याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को समन करना एवं उसे हाजिर करना और शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना और किन्हीं दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा करना। ठीक है, ये सारी शक्तियाँ जो है अनुशासन समिति को सिविल न्यायालय में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा पूछी गई है कि कौन सी धारा के अंतर्गत भारतीय विधि की परिषद के अनुशासन समिति द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा? तो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 38 के अंतर्गत। धारा 38 के अंतर्गत कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 38 के अंतर्गत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा यहाँ पर भी पूछी गई है, राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासनिक समिति द्वारा कार्यवाहियों के निपटारे से संबंधित है? तो धारा 36 खा होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दलाल DS बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, औचार, व्यवसायिक औचार से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ब्लैक की डिक्शनरी में औचार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ब्लैक की डिक्शनरी में जो है औचार को ये सभी रूप में परिभाषित किया, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। मतलब कार्य के स्थापित व निश्चित नियम के उल्लंघन के रूप में, निषिद्ध कार्य के रूप में और अनुचित या गलत व्यवहार के रूप में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब हम आज से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।